नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने बड़ा झटका दे दिया है। ट्रंप के बयान को झूठा बता दिया है। कतर में जो बातचीत दोनों देशों के बीच होने की तैयारी थी, सवाल उस पर भी उठ गया है। कतर पर बातचीत सवालों में घिर गई है और इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप के दावों को ही वजह माना जा रहा है। बातचीत से पहले ईरान को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले बयान देना ट्रंप की आदत में शुमार हो चुका है। वो पहले से ही कहना शुरू कर देते हैं कि ईरान झुक गया है, हमारी हर बात मान रहा है, लेकिन ईरान तुरंत ही ट्रंप को जवाब दे देता है। अमेरिकी वार्ताकारों को आईना दिखा देता है। इस्लामाबाद, जेनेवा, दोहा, मस्कट, जहां भी ईरान और अमेरिका के वार्ताकार मिले, अमेरिका ही दबाव में दिखाई दिया। और अब एक बार फिर जब ट्रंप ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करेगा, उसे लेकर ईरान ने फिर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। अमेरिका से बातचीत बंद करेगा ईरान, ये फैसला अब ईरान ने कर लिया है। उसने साफ कह दिया है कि जो डील पहले हुई है, अमेरिका उसे पूरा करे, तभी आगे की बातचीत होगी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या कतर में अब बातचीत नहीं होगी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। सीरिया पर इजरायल ने किया हमला, अंदर घुसी इजरायली सेना। मुस्लिम देशों ने इजरायल पर लगाया पूरे क्षेत्र को जंग में धकेलने का आरोप। यूक्रेन के हमले का रूस ने दिया करारा जवाब। रूसी हमले से दहला यूक्रेन, निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है जंग। छोटे से देश ने दिया चीन को झटका। ऑस्ट्रेलिया ने किया बड़ा खेल, वानुआतू में अब नहीं बन पाएगा चीन का मिलिट्री बेस। और चलते चलते में देखेंगे क्यों अचानक होने लगता है ज्यादा गर्मी का एहसास, तापमान से भी ज्यादा तपता है शरीर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका और भारत के रिश्तों पर अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रो खन्ना का बड़ा बयान। कहा, भारत और अमेरिका के रिश्ते 30 साल में सबसे खराब। ट्रंप की टैरिफ नीति और एक तरफा फैसलों ने भरोसे को पहुंचाया नुकसान। अब ज्यादा ताकतवर होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के पक्ष में दिया फैसला। कहा, नीति संबंधी मतभेद होने पर फेडरल ट्रेड कमीशन के सदस्यों को हटा सकते हैं ट्रंप। एप्स्टीन विवाद का असर, 20 साल में पहली बार गेट्स फाउंडेशन को दान नहीं देंगे दिग्गज निवेशक वॉरेन बुफे। बिल गेट्स के एप्स्टीन से जुड़े पुराने संबंधों की समीक्षा पूरी होने तक के लिए लिया फैसला। पानी हमारी रेड लाइन है। सिंधु जल संधि पर भारत के सख्त रुख से घबराया पाकिस्तान। कानूनी रूप से लागू संधि के तहत सिंधु नदी के जल पर बताया अपना अधिकार। तो अमेरिका और ईरान के बीच 30 जून को कतर में एक उच्च स्तरीय बातचीत होनी थी, जिसे दोनों देशों के बीच हाल में बढ़े टकराव को रोकने की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन अब इस वार्ता पर भी संकट के बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए बातचीत से इनकार कर दिया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान ने बैठक का अनुरोध किया है। 30 जून को ईरान से जुड़ी बातचीत कतर में होने वाली है। इसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित होगा। हम नहीं चाहते कि उनके पास परमाणु हथियार हों और उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने ईमानदारी से इस बात पर सहमति जताई है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावे तो अक्सर ही करते रहते हैं कि ईरान झुक गया है, वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करने को तैयार हो गया है। लेकिन ईरान ने हर बार ही उनके दावे को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है। ऐसे में अब ट्रंप के बयानों पर यकीन करना मुश्किल नजर आता है, और इस बार भी ईरान ने उनके इन सभी दावों को खारिज ही किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत की कोई योजना नहीं है। दोनों देशों के बीच किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं होगी। फिलहाल तेहरान की प्राथमिकता वॉशिंगटन के साथ हुए समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना है, और हम अपनी मांगों को गंभीरता से आगे बढ़ा रहे हैं। 17 जून को हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू की प्रमुख शर्तों को लागू किए बिना अंतिम समझौते पर वार्ता शुरू नहीं की जा सकती। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 13 के मुताबिक अंतिम समझौते के लिए बातचीत की शुरुआत अनुच्छेद 1, 4, 5, 10 और 11 के कार्यान्वयन की शुरुआत और निरंतरता पर निर्भर है। गौरतलब है कि इन शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म करना, ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम करना, हॉर्मूज को दोबारा खोलना, ईरानी तेल निर्यात पर लगे प्रतिबंध हटाना और कतर समेत अन्य देशों में फंसी ईरान की संपत्तियों को जारी करना शामिल है। लेकिन जिस तरह हाल के दिनों में हॉर्मूज में टकराव बढ़ा,
एमओयू की शर्तों को लेकर अमेरिका और ईरान के रुख में अंतर देखा गया, उसके बाद ये वार्ता फिलहाल मुमकिन नहीं दिख रही है। लेकिन अगर वार्ता नहीं होती है तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या संघर्ष दोबारा बढ़ेगा। ईरान एक तरफ वार्ता खारिज कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री रूबियो और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ कतर पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें कतर पर टिकी हुई हैं कि वार्ता होगी भी या नहीं। इस वार्ता को लेकर अमेरिका में भी खींचतान साफ दिखाई दी। कतर के लिए रवाना होने से पहले अमेरिकी कांग्रेस को ब्रीफिंग दी गई। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान अमेरिकी सांसद ईरान के परमाणु भंडार और तेल प्रतिबंध हटाने के मुद्दे पर रूबियो और विटकॉफ पर दबाव डालते नजर आए। दरअसल इस एमओयू के तहत अमेरिका ने ईरान से कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और पेट्रोकेमिकल के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए अस्थायी छूट को मंजूरी दे दी है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जमे हुए 12 अरब डॉलर के ईरानी फंड को भी जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसे लेकर अमेरिका में ही विवाद देखा जा रहा है। इस बीच टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद ग्रेग कैसर ने इजरायल की भी फंडिंग रोकने की मांग कर दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि इजरायली सरकार ने गजा में युद्ध अपराध किए और अमेरिका को ईरान के साथ युद्ध में घसीटने में मदद की। अमेरिकियों को नेतन्याहू के लिए और हथियार खरीदने में पैसा नहीं लगाना चाहिए। इससे साफ है कि ईरान जंग में अमेरिका को घसीटने के लिए इजरायल के खिलाफ अमेरिकियों में कितनी नाराजगी है। मौजूदा हालात में कतर की बैठक को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिकी प्रतिनिधियों की कतर यात्रा का ईरानी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा से कोई संबंध नहीं है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या यह वार्ता होगी या फिर ईरान और अमेरिका में दोबारा टकराव की शुरुआत होने वाली है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीरिया पर इजरायल के हमले की। तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सिर से जंग का जुनून खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक देश से जंग रोकते हैं तो दूसरे पर हमला कर देते हैं। लेबनान को बर्बाद करने के बाद अब नेतन्याहू के निशाने पर सीरिया आ गया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सीरिया की जिस सरकार को डोनाल्ड ट्रंप अपनी मित्र सरकार बता रहे हैं, उसी पर इजरायल ने हमला कर दिया है। इजरायल ने सीरिया में गोलान हाइट्स के पास जबरदस्त हमला किया है, जिससे यहां रहने वाले लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। रात भर इजरायल यहां गोले बरसाता रहा है। इजरायली सेना तेजी से सीरिया में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, जिसका विरोध स्थानीय निवासियों की तरफ से किया जा रहा है। दरअसल इजरायली और सीरियाई सेनाओं को गोलान हाइट्स अलग करता है, जिस पर इजरायल ने 1967 से कब्जा कर रखा है। 2024 में सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ था। इसके बाद से इजरायल ने दक्षिणी सीरिया में अपने हमलों और घुसपैठ को और तेज कर दिया और अब वो सीरियाई क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में भी सेना भेज रहा है। इजरायल ने दोनों देशों के बीच बने उस बफर जोन को भी कब्जे में ले लिया है जो पहले संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में था। इजरायल ने डेरा और कुनेत्रा में भी सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने तो यहां तक कह दिया कि हम सीरिया में अपने कब्जे वाले क्षेत्र में अपने सैनिकों को कभी भी वापस नहीं बुलाएंगे। जैसा कि हमने लेबनान और गजा में किया है, वैसा ही सीरिया में भी करेंगे। यानी इजरायल सीरिया के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। इसके साथ ही इजरायल की तरफ से जो ताजा हमले शुरू हुए हैं, वो भी सीरिया की जमीन पर कब्जे की कोशिश के ही तौर पर देखे जा रहे हैं, जिससे पश्चिम एशिया के देश भड़क उठे। तुर्की को सीरिया सरकार का करीबी माना जाता है, लेकिन उसकी तरफ से भी इन इजरायली हमलों की निंदा की गई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम कुनेत्रा और डेरा पर इजरायली हमलों की कड़ी निंदा करते हैं, जो सीरिया की क्षेत्रीय अखंडता, एकता और संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। ये हमले सीरियाई लोगों के जीवन और संपत्ति को कुचलते हैं और क्षेत्र में नागरिकों के लिए जीवन को और ज्यादा मुश्किल बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून का ये घोर उल्लंघन है। सऊदी अरब और कुवैत ने भी इजरायली हमलों की निंदा की है, इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घीत ने भी सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इजरायली सेना की कार्रवाई से पूरे क्षेत्र में अशांति फैलने का खतरा पैदा हो गया है, जबकि खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी के महासचिव जसीम मोहम्मद अल बुदैवी ने भी इजरायली सेना की कार्रवाई को क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाला कहा है। सीरिया ने इस पूरे मामले में संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो एक बार फिर रूस ने यूक्रेन में भयंकर तबाही मचा दी है। उसकी तरफ से यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोन की बौछार कर दी है, जिसके बाद जगह जगह चीख पुकार मच गई। इन हमलों में 12 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हुए हैं। इसे बेहद खतरनाक हमला बताते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने एक्स पर पोस्ट किया
कि रूस ने बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए दिनिप्रो पर मिसाइल हमला किया। घटनास्थल पर बचाव कार्य अभी भी जारी है। रूस ने आज जापोरोजिया में भी हमला किया और यात्रियों से भरी एक आम मिनी बस को निशाना बनाया। निकोपोल में रूसियों ने बचाव कर्मियों और एक फायर इंजन पर डबल टैप हमला किया। उन्होंने सुमी, ओडेसा, चेरनीहाइव क्षेत्रों में भी ऊर्जा के बुनियादी ढांचे पर हमले किए और खेरसोन और खार्किव क्षेत्र में भी हमले किए हैं। इससे साफ है कि रूस ने एक साथ कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए यूक्रेन को बड़ी चोट दी है। उसका यह हमला यूक्रेन के उस हमले के जवाब में हुआ है जिसमें यूक्रेनी सेना ने रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक को निशाना बनाया, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी मानना पड़ा कि देश में ईंधन की कमी हो गई है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया था कि वो झुकने वाले नहीं हैं। और अब जो पलटवार रूसी सेना ने किया है, उसके बाद जेलेंस्की को यूरोप से मदद की गुहार लगानी पड़ गई है। उन्होंने यूरोपीय देशों से अपील करते हुए कहा कि रूस के इस आतंक का मुकाबला करना बहुत जरूरी है। लोगों को ऐसे भयानक हमलों से बेहतर सुरक्षा की जरूरत है। सबसे बढ़कर हमें एंटी बैलिस्टिक क्षमताओं की जरूरत है। यह जरूरी है कि यूरोप अपनी खुद की एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली, अपने सिस्टम और मिसाइलें विकसित करने में ज्यादा से ज्यादा सक्रिय रहे। हमारे पास ये क्षमताएं जितनी जल्दी होंगी, हम उतनी ही ज्यादा जानें बचा पाएंगे। और यही नहीं, यूक्रेनी सेना ने रूस पर एक बार फिर हमला भी किया है, जिसका निशाना मॉस्को में स्थित दुबना स्पेस कम्युनिकेशन सेंटर बना है। जेलेंस्की का कहना है कि यह एक खास सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने और यूक्रेन में रूस की कब्जा करने वाली सेना की गतिविधियों में तालमेल बिठाने के लिए किया जाता है। इस हमले को लेकर यूक्रेनी सेना की पीठ थपथपाते हुए जेलेंस्की ने पोस्ट किया कि हम धीरे धीरे लंबी दूरी की कार्रवाई की अपनी योजना को लागू कर रहे हैं और हमलावर देश के लिए यूक्रेन पर हमले और हमारे इलाकों पर कब्जे की कार्रवाई को जितना हो सके मुश्किल बना रहे हैं। दुश्मन के ऐसे ही दूसरे ठिकानों के खिलाफ भी उचित कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। हमारे सैनिकों की सटीक कार्रवाई के लिए उनका धन्यवाद। वैसे तो जेलेंस्की युद्ध विराम की भी अपील कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, वो भी दोनों देशों की तरफ से अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए एक बात तो तय मानी जा रही है कि ये सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। रूस और यूक्रेन की ये जंग फिलहाल अंत की तरफ बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि तबाही का ये सिलसिला आखिर कब तक जारी रहता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चीन को लगे झटके की। तो हाल के दिनों में चीन का दबदबा दुनिया में बढ़ा है, यहां तक कि अब अमेरिका को भी चीन से डर लगने लगा है। लेकिन एक छोटे से द्वीपीय देश वानुआतू ने चीन के दबदबे को चुनौती दे दी है। दक्षिण प्रशांत के बीच बसे छोटे से देश वानुआतू ने अचानक अपने देश में चीन की सैन्य मौजूदगी को रोक दिया है। चीन अगर यहां सैन्य अड्डा बनाने में कामयाब हो जाता तो सबसे बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया के सामने खड़ा हो जाता, क्योंकि वानुआतू की ऑस्ट्रेलिया से दूरी महज 2000 किलोमीटर से भी कम है, जबकि चीन से वानुआतू की दूरी 8700 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब चीन ने वानुआतू में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है और वो वानुआतू के साथ एक डील के बहुत करीब भी पहुंच गया था, जिसमें चीन को यहां अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल जाती। लेकिन अब वानुआतू ने चीन की जगह ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा और आर्थिक समझौता कर लिया है और इस समझौते में यह शर्त शामिल की गई है कि वानुआतू में विदेशी सेना नहीं रहेगी। इसे लेकर नाकाबंद समझौता किया गया है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और वानुआतू के प्रधानमंत्री जोथम नापात ने साइन किए हैं। यानी चीन के सैन्य अड्डा बनाने की कोशिश पर पूरी तरह से ब्रेक लग गया है। इस समझौते के बाद वानुआतू अपने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी तरह की मिलिट्री दखलंदाजी या गैर जरूरी एक्सेस से दूर रखेगा। अगर वानुआतू अपने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किसी तीसरे देश से कोई डील करता है तो उसे पहले ऑस्ट्रेलिया से बातचीत करनी होगी। वैसे समझौते में यह शर्त नहीं रखी गई है कि वानुआतू को ऑस्ट्रेलिया की राय माननी ही होगी, यानी ऑस्ट्रेलिया से बात की जाएगी लेकिन मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। यानी चीन वानुआतू से कोई भी गुप्त समझौता नहीं कर पाएगा। हालांकि वानुआतू की प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि वो अपने देश के आर्थिक विकास में मदद के लिए चीन के साथ भी जल्दी ही एक समझौता करेंगे और इस समझौते की शर्तों के बारे में तभी बताया जाएगा जब उस डील पर साइन होंगे। लेकिन साइन होने से पहले ऑस्ट्रेलिया को जरूर इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यानी वानुआतू और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौता हुआ है उससे ऑस्ट्रेलिया पैसिफिक के इलाके में चीन को पैर फैलाने में अब जरूर मुश्किलें आ सकती हैं। और अब चलते चलते में बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर की।
तो जरा सोचिए, आप घर से बाहर निकलते हैं, थर्मामीटर बता रहा है कि तापमान 41 डिग्री है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपको किसी आग की भट्ठी में धकेल दिया गया हो। सांसें लेना मुश्किल, शरीर से लगातार पसीना और हर कदम के साथ बढ़ती बेचैनी। अब सवाल ये उठता है कि जब तापमान 41 डिग्री है तो शरीर को 51 डिग्री जैसी गर्मी क्यों महसूस हो रही है? आखिर ये 10 डिग्री का फर्क कहां से आया है? तो आइए जरा समझते हैं इस जानलेवा गर्मी की पूरी कहानी। और इसके लिए हम बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। तो दिल्ली इस वक्त सिर्फ गर्म नहीं है, बल्कि गर्मी के सबसे खतरनाक दौर से गुजर रही है। इस हफ्ते अगर आप राजधानी की सड़कों पर निकलेंगे तो हवा आपको सिर्फ तपती हुई नहीं, बल्कि भारी और चिपचिपी भी महसूस होगी। ऐसा लगेगा जैसे हवा ने अपने अंदर गर्मी का पूरा बोझ भर लिया हो। दरअसल हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना बहाता है। जब पसीना त्वचा से उड़ता है तो वो शरीर की गर्मी भी अपने साथ ले जाता है, और यही वजह है कि हमें राहत मिलती है। लेकिन जब हवा में पहले से ही बहुत ज्यादा नमी मौजूद हो तो पसीना सूख ही नहीं पाता, यानी शरीर की प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम लगभग फेल हो जाती है। पसीना बहता रहता है लेकिन शरीर ठंडा नहीं हो पाता, और तभी 41 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री सेल्सियस जैसी महसूस होने लगती है। वैज्ञानिक इसे वेट बल्ब टेम्परेचर से मापते हैं। यही पैमाना बताता है कि हवा में नमी इंसानी शरीर पर कितना अतिरिक्त दबाव डाल रही है, और अगर यह स्तर लगातार बढ़ता रहे तो हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा भी तेजी से बढ़ जाता है। हालांकि अब इस झुलसाने वाली गर्मी के बीच एक राहत की खबर भी है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में धूल भरी आंधी, गरज चमक और बारिश होने की पूरी संभावना है। फिलहाल जब तक मौसम का मिजाज नहीं बदलता तब तक लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। जरूरी काम हो तभी घर से निकले, शरीर में पानी की कमी ना होने दें और तेज धूप से बचें, क्योंकि इस वक्त सिर्फ तापमान ही नहीं बल्कि हवा में छिपी नमी भी आपकी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तो फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।